नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन हूँ। मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इसके पहले भी एक वीडियो के ज़रिए मैंने आपको सीलिएक डिजीज़ यानी कि गेहूं से होने वाली एलर्जी के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो पे काफ़ी सारे व्यूज़ हैं, कुछ सवाल हैं। तो चूँकि एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है, रिलेटिवली एक कॉमन कंडीशन है और थोड़ी ये लोगों को सोच करके लगता है कि जिसमें जैसे नाम से स्पष्ट है वीट एलर्जी, तो गेहूँ जो आप हम खा रहे हैं खाने में, उसके ज़रिए कुछ लोगों को हेरिडिटरी एक प्रीडिस्पोजिशन होता है, आनुवांशिक एक प्रीडिस्पोजिशन होता है, जिसके कारण इंटेस्टाइन प्राइमरली आंतों में ये डैमेज होता है। तो खाने के वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनसे सीलिएक डिजीज़ होती है? तो बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें वीट, राई और बार्ली यानी कि गेहूँ और ज्वार होता है। इसमें ग्लूटेन नाम का एक प्रोटीन होता है जो कि काफ़ी एलर्जिक होता है। जिनके अंदर ये प्रीडिस्पोजिशन होता है जीन्स में, वो इसके अगेंस्ट रिएक्ट करते हैं और इससे इन्फ्लेमेशन होती है प्राइमरली आंतों के अंदर। तो इसके कारण इंटेस्टाइन की अंदरूनी जो लाइनिंग होती है, जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसमें डैमेज होता है और खाना से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे, वो एब्जॉर्ब नहीं होते। तो इसके कारण 2 चीज़ें होती हैं, एक तो डायरिया यानी कि लूज मोशंस होते हैं और दूसरा खून की कमी और अन्य न्यूट्रिएंट्स की कमी से एनीमिया, ऑस्टियोपोरोसिस ऐसे कंडीशंस होते हैं। तो जो सिम्टम होंगे, कई बार देखिए सबसे कॉमन एज इसकी डायग्नोसिस की 3 साल से लेकर के 20 साल तक होती है, जिसको हम कहते हैं क्लासिक सीलिएक डिजीज़, जिसमें बच्चों में होता है और एक्सटेंसिव, अगर इंटेस्टाइन का ज़्यादा हिस्सा इन्वॉल्व हो तो डायरिया होगी। और बच्चों में सबसे कॉमन दूसरी जो प्रेजेंटेशन होती है बच्चों के अंदर, वो होती है ग्रोथ फेलियर, यानी कि दूसरे भाई बहनों की तुलना में या अपने क्लास में अन्य बच्चों की तुलना में बच्चा यदि छोटा हो रहा हो, खून की कमी हो, सीलिएक डिजीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट एक इसमें डायग्नोस्टिक कंसिडरेशन होता है। तो सीलिएक डिजीज़ में एक अर्ली एज में ये होती है डायरिया, अनीमिया, ग्रोथ फेलियर। बाद में अडल्ट सीलिएक डिजीज़ में कुछ एटिपिकल मैनिफेस्टेशंस, जिसमें सिर्फ खून की कमी और हड्डियों की कमज़ोरी इस तरह की होती हैं। और सीलिएक डिजीज़ जो कि एक इम्यून नेचर की डिजीज़ है, तो इसमें कई सारी चीज़ें दूसरी भी होती हैं जो एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशंस के तौर पे आती हैं, वो भी आ सकती हैं, जिसमें लिवर की कमज़ोरी से लेकर के ब्रेन से रिलेटेड इश्यूज़, थायराइड की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें सीलिएक डिजीज़ के साथ या तो डायरेक्टली हो सकती हैं या इनडायरेक्टली इससे एसोसिएटेड होती हैं। तो इलाज बहरहाल आज के वक्त में जो हमारे पास ये है, वो होता है ग्लूटेन फ्री डाइट। बचपन में यदि ये कंडीशन डायग्नोज हो तो हमारे लिए डाइटरी हैबिट्स छोटे बच्चों की बदलना ज़्यादा आसान है। आप बच्चे को जैसा खिलाएंगे वैसा खाएंगे वो। अडल्ट एज में जो मैंने देखा है कि लोगों में एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है ये समझने में, एक्सेप्टेंस। तो सीलिएक डिजीज़ की डायग्नोसिस आप पिछले वीडियो में देखेंगे, बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक ब्लड का टेस्ट है और एंडोस्कोपी के ज़रिए आंतों की बायोप्सी, उसकी एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, एस्टैब्लिश्ड, बिल्कुल स्टैंडर्ड। जब कुछ कन्फ्यूजन हो, जेनेटिक टेस्टिंग और कुछ दूसरी कंडीशंस होती है, नॉन सीलिएक ग्लूटेन सेंसिटिविटी, ये जो चीज़ें हैं ये अनकॉमन हैं और जिनके बारे में विस्तार पूर्वक बहुत शॉर्ट वीडियो में बताना संभव नहीं है। तो जो ट्रीटमेंट होता है उसके लिए लाइफ लॉन्ग ग्लूटेन फ्री डाइट। आप सबसे पहले इसमें जो मैं सलाह देता हूँ अपने मरीज़ों को, वो होता है कि डाइटिशियन के साथ समय बिताएं। हमारे हॉस्पिटल में डायटेटिक्स डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा एक चार्ट प्रिपेयर्ड है। अगर आप किसी को चाहिए आकर के मुझसे मिलें, वो ले सकते हैं वहाँ से और उसको फॉलो करें। तो जनरल सवाल होता है कि अगर हम गेहूँ बंद हो जाएगा तो खाएंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास बाकी सारी चीज़ें हैं। आप चावल खा सकते हैं, मक्का खा सकते हैं, बाजरा खा सकते हैं और इससे कैसे डिशेस प्रिपेयर होती है ये काफ़ी जगह जानकारी अब उपलब्ध है और कोई भी अच्छा डाइटिशियन आपको इसमें गाइड कर सकता है। मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध, दही, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। नॉन वेजिटेरियन खाने में कोई रोक टोक नहीं है। दाल यानी कि बेसन, इससे बनी खाने की चीज़ों में इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है। कई बार इसमें एक होता है कि एक ऑकल्ट एक्सपोजर होता है, जैसे कि आप बेसन की अगर बात करें तो बहुत कॉमन चीज़ होती है कि ये कहीं से, आज के ज़माने में तो हर चीज़ पैकेट में आती है, हम मार्केट से, सुपर स्टोर से इसको उठा करके लाते हैं। बट पुराने ज़माने में अगर आप याद करेंगे तो हम आटा और ये चीज़ें पास की चक्की से पिस करके आती थी, हम घर से खुद एक काम करते थे। तो कई बार
ये एलर्जी का लेवल इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप बेसन मान लीजिए दाल से चक्की में ले जाते हैं और उसके पहले उसमें आटा पिसा है, तो इसका जो कंटामिनेशन होगा वो बीच में सफाई तो इसकी होगी नहीं, तो गेहूं का कुछ अंश इसमें भी आ जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ मात्रा में ग्लूटेन अंदर जा रहा है। तो इसमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल सजेशन होती है कि आजकल आटे की चक्कियाँ मिलती है जिसमें आप घर में खुद इसको पीस सकते हैं। तो प्योरिटी मेंटेन करने के लिए आप इसको खुद ले सकते हैं और आप इससे अपनी नीड के अनुसार बेसन पीस करके बनाना, चावल का आटा बनाना जिससे अलग अलग डिशेस बन सकती हैं, इडली और ये सब चीज़ें इससे बनती हैं। तो ये करने से इसमें ग्लूटेन का एक्सक्लूजन और ज़्यादा होता है। ऑन द शेल्फ बड़ी सारी ग्लूटेन फ्री व्हीट और ये सब चीज़ें भी मिलती हैं जिसके बारे में मेरा बता पाना बहुत मुश्किल है, बट जनरली मैं सलाह देता हूँ कि आप बहुत उसको अच्छी तरह से देखने के बाद ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इनकी क्या गुणवत्ता है इसके बारे में कमेंट करना मुश्किल है। हो सकता है वो बिल्कुल चीज़ें सही हो, पर इसमें मेरा कोई प्राइमरी एक्सपीरियंस नहीं है जिससे मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड कर सकूं। और साइंटिफिक खोज जारी है ग्लूटेन फ्री व्हीट बनाने की, यानी कि जेनेटिक चेंज करके, हम सब जानते हैं कि जेनेटिक मैनिपुलेशन से क्रॉप्स को कीड़ों से रेजिस्टेंट बनाया गया है, ये बनाया गया है। तो ये भी एक प्रयास जारी है कि ग्लूटेन फ्री शायद व्हीट डेवलप हो जाए भविष्य में। अगर ऐसा होता है तो फिर ये ग्लूटेन फ्री व्हीट जो खेतों में उगता है डायरेक्टली वैसे ही उपलब्ध होगा। अभी ये चीज़ें कॉमर्शियल लेवल पे उपलब्ध नहीं है। इसमें क्या अड़चने हैं ये तो समय ही बताएगा, और अगर ये भविष्य में उपलब्ध हो जाता है तो काफ़ी सारी मुश्किलें भी आसान हो जाएंगी। पर एज ऑफ नाउ ये 3 चीज़ें छोड़ करके आप सारी चीज़ें खा सकते हैं और कोई क्रॉस कंटामिनेशन ना हो, उसके लिए बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। और इससे डाइटिशियन के साथ मिल करके अगर आप कुछ समय बिताएंगे तो आप समझ पाएंगे और एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना कि ये प्रॉब्लम है और इसका यही इलाज है। इसका सबसे सरल तरीका है, और अक्सर मैं बताता हूँ कि देखो ये ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बिना किसी दवा के संभव है, सिर्फ आपको डाइट में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करना है। ये छोटा सा कदम भी कई लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जो लोग कर पाते हैं वो इसमें बिल्कुल ठीक चलते हैं। कोई भी और जानकारी के लिए मुझसे हॉस्पिटल में मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।